So today we'll begin with SURFICE 2002. अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर हमारा कुछ बेसिक होना चाहिए। लाइक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना स्टडी मैट पढ़ने में, कि हमें समझ नहीं आता कि इतना सारा वॉल्यूम कैसे पढ़ेंगे। तो हमेशा ब्रेक डाउन कर लिया करो। जैसे ये पेज हमने उठाया है तो दिस इज़ अ 37 पेज चैप्टर। फिर इसमें से आगे की अगर डेफिनेशन हटा के पीछे के एक्सरसाइज हटा देंगे तो इट्स जस्ट हार्डली 20-24 पेजेस। तो वो दिमाग से बर्डन कम हो जाता है। ठीक है। सो नाउ लेट्स बिगिन विद इट। सबसे पहले तो सरफाइजी में सिक्योरिटाइजेशन, रिकन्स्ट्रक्शन, कुछ कुछ कीवर्ड्स हैं जो हम पढ़ेंगे। फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। So before we begin this chapter, we'll directly go to page number 18 and see ki what is the basic of this act. right here. सबसे पहले क्या होता है कि एक बायर होता है, वो सबसे पहले क्या है, एक बोरोवर है। बोरोवर मतलब किसी भी इंसान जिसने बैंक से लोन लिया है, उसने फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब लोन लिया है एक सिक्योरिटी को गिरवी रख के। उसके बाद ये जो ओरिजिनेटर है, ये मेरा बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हमें याद रखना है। सेकंड वुड बी, जब उसने अब अगर ये लोन अगर रिपे नहीं हो पा रहा है तो ओरिजिनेटर क्या करेगा, बिकॉज बैंक का मेन काम है लोन्स को मतलब बैंक का मेन फंक्शन तो बैंकिंग है, रिकवरी एजेंट तो है नहीं बैंक। तो ये जो है ये लोन एक ARC को दे देगा, दैट इज़ एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी। अब ये ARC को जब ये लोन दे देगा तो ये जो एसेट है वो ट्रांसफ़र कर देगा कि ये बेच के तुम कैश रिकवर करना और कैश मुझे दे देना। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये बोरोवर ने लोन लिया था 500 CR का, ये उसमें से ठीक है उसके अगेंस्ट उसने सिक्योरिटी रखी थी। ठीक है, अब ये 500 की सिक्योरिटी है। से फॉर एग्ज़ाम्पल सिक्योरिटी हमेशा ज़्यादा ही होती है, बट लेट्स जस्ट अज्यूम फॉर द ईज़ कि 500 की सिक्योरिटी रखी थी। तो अब बैंक का तो ये NPA हो चुका है, तो बैंक को तो कुछ मिलना नहीं है। तो ये क्या करेगा कि ये जो इसका जो एसेट है वो इसमें को दे देगा इस ARC को 300 करोड़ में। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसने कहा कि मुझे तुम 300 करोड़ में ख़रीद लो। अब अगर ये ARC जो है, अब ARC के पास ये 300 करोड़ कहाँ से आएगा, तो ये QB से आएगा। QB से कैश देंगे एसेट सिक्योरिटी ट्रांसफ़र करने की। लाइक जो लोन है, तो ये वाला जो ट्रांसफ़र एसेट होता है ना, ये मेरा लोन को बोलते हैं। मतलब लोन इन द बुक्स ऑफ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज़ एन एसेट। तो ये जब सिक्योर्ड लोन होगा तो ये यहाँ पर ट्रांसफ़र होता है, और इसके बदले में जो इसको पे करते हैं उसके बदले में क्वालिफाइड बायर्स को सिक्योरिटी रिसीट्स मिलती हैं। तो ये बेसिक है जो कि हम इसमें देखेंगे। एक बोरोवर, एक ओरिजिनेटर, फिर उसके बाद ये लोन जो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये ARC और ये QBs। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन विद द चैप्टर नाउ। सो फर्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो ये कि क्यों आया है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ स्लो पेस। ये सिर्फ इसमें लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है। स्लो पेस ऑफ रिकवरी ऑफ डिफॉल्टिंग लोन्स एंड माउंटिंग लेवल्स ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, हम सिर्फ उतना मार्क करेंगे जितना ज़रूरी है। इसमें से कुछ भी इस पैराग्राफ में से इम्पॉर्टेंट नहीं है। इस एक्ट के आने से कौन कौन से 4 एक्ट्स अमेंड हुए हैं। सरफाइसी ऑफ कोर्स, रिकवरी ऑफ डेट। इंडियन स्टैम्प एक्ट में सिर्फ एक है कि ये स्टैम्प ड्यूटी एग्जम्प्ट है। ठीक है, डिपॉजिटरी एक्ट फॉर द मैटर कनेक्टेड विद और इंसिडेंटल देयर टू। ठीक है, इसके बाद एक्ट क्या क्या चीज़ों से डील करता है हम ये पढ़ रहे हैं, तो हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। अमेंडमेंट एक्ट इज़ टू रेगुलेट सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, सबको ही पता है। रजिस्ट्रेशन एंड regulation of ARC with the Reserve Bank of India, facilitation of securitization of financial assets without the benefit, with or without the benefit of underlying securities, facilitating easy transferability of asset, entrusting the ARC। अब ARC फंड रेज करेंगे QB से, तो वो कैसे करेंगे। फिर उसके बाद सिक्योरिटी इंटरेस्ट किसको हम सिक्योरिटी इंटरेस्ट कहते हैं। फिर उसके बाद empowering banks and financial institutions to take the possession
ऑफ सिक्योरिटीज़ गिवन फॉर फाइनेंशियल एसेट टू सेल लीज टेक ओवर मैनेजमेंट। अच्छा, इसका पूरा एक सेक्शन है तो इस पॉइंट को हम अलग से देखेंगे आगे वैसे भी। फिर उसके बाद राइट ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर टू बी। अच्छा, ये सब हमारा बेसिक है कि हम इस एक्ट में पूरे एक्ट में क्या करने वाले हैं, तो हम इन सब पे इंडिविजुअल सेक्शंस देखेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो ये स्ट्रक्चर क्या है, इस एक्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, क्या क्या प्रोविजंस है। कुछ कुछ सेक्शंस उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। आई वोंट से इररिलेवेंट बट हाँ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्या क्या इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे इसमें। फॉर्मेशन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। अच्छा, एआरसी का सेटअप होना ये इम्पॉर्टेंट है। रिकवरी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होता है। फ्रेमवर्क ऑफ रिकवरी। अच्छा, इसमें एआरसी का जो काम होता है ना वो मैनेजमेंट टेक ओवर करना नहीं है या कंपनी बंद हो जाए ऐसा चाहना नहीं है। उनका सिर्फ ये काम है कि लोन हमारा रिकवर हो जाए। सेंट्रल रजिस्ट्री मतलब कोई भी एआरसी अगर सेंट्रल रजिस्ट्री में रजिस्टर्ड है तभी वो एआरसी की तरह एक्ट कर सकती है, दैट्स इट। क्यूबीज़ क्या होते हैं, सिक्योरिटी रिसीट्स क्या होती हैं, ये सब हमने देख लिया। रोल ऑफ द एक्ट। रोल ऑफ द एक्ट, सिक्योरिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट, सिक्योरिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इशू ऑफ सिक्योरिटी रिसीट्स, रिकन्स्ट्रक्शन, एनफोर्समेंट। अदर फंक्शंस में या तो ये रिसीवर की तरह अपॉइंट हो सकता है या ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम कई बार देख चुके हैं, ठीक है। डेफिनेशंस में हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट पोर्शन कवर करेंगे। एसेट रिकन्स्ट्रक्शन। एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी क्या होती है, मीन्स एक्विजिशन बाय एनी एआरसी of any right or interest of any bank or financial for the purpose of realization of such financial asset। मतलब वो फाइनेंशियल एसेट को रियलाइज़ करने के लिए जो भी एक्वायर कर रही है एआरसी उसको एसेट रिकन्स्ट्रक्शन बोलते हैं। जो भी एसेट को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए एक्वायर कर रही है, मतलब जो लोन है वो एसेट है ना बैंक का, वो नॉन परफॉर्मिंग हो चुका है तो उसको रिकन्स्ट्रक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। एआरसी इज़ अ कंपनी रजिस्टर्ड विद द आरबीआई, ठीक है। एआरसी इज़ नॉट अ बैंकिंग कंपनी, ये आरबीआई से रेगुलेट होती है लेकिन ये कभी बैंकिंग कंपनी नहीं है, ठीक है। इसके बाद तीसरा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बोरोवर्स। बोरोवर कौन है, जिसने भी फाइनेंशियल असिस्टेंस लिया है वो बोरोवर है। डिफ़ॉल्ट का मतलब, अच्छा डिफ़ॉल्ट का मतलब इस सेक्शन में क्या है कि नॉन पेमेंट ऑफ डेट और एनी अमाउंट, नॉट पेमेंट। नोटिस किसको देंगे हम, डिबेंचर ट्रस्टीज़ को। अगर बहुत सारे डिबेंचर इशू होते हैं तो उसका एक नोटिस डिबेंचर ट्रस्टी को जाता है। फिर उसके बाद डेट और एनी अमाउंट। कंडीशंस, अच्छा ये एक्ट कब कब इन्वोक हो सकता है, कंडीशंस फॉर कॉलिंग दिस डेट और एनी अमाउंट। द अमाउंट ड्यू शुड बी इन द नेचर ऑफ डेट। डेट जो है मतलब नेचर जो लोन का वो डेट होना चाहिए। क्रेडिटर जो है वो सिक्योर्ड होने चाहिए। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ये एक्ट रिवोक नहीं कर सकते। क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए। अच्छा, सब होता क्या है कि एक एसेट पहले स्ट्रेस एसेट बनता है फिर नॉन परफॉर्मिंग बनता है, तो वो जो अगर स्ट्रेस कैटेगरी में है तो फिर ये एक्ट इन्वोक नहीं हो सकता। अगर ये एनपीए क्लासीफाई हो चुका है तभी ये एक्ट इन्वोक हो पाएगा। फिर उसके बाद अगर डिबेंचर और बॉन्ड का केस है तो एक 90 डेज़ में नोटिस देना पड़ेगा डिबेंचर ट्रस्टी को या बेनिफिशियरी को, ठीक है। डेट का क्या मतलब होता है, डेट इज़ अनपेड पोर्शन ऑफ द परचेज प्राइस ऑफ एनी टैंजिबल एसेट या फिर राइट टाइटल। अच्छा, ये इसका क्या मतलब हुआ कि लोन लेके कंपनी ने फॉर एग्ज़ाम्पल 5 CR का लोन लिया, हम थोड़ा कम अमाउंट लेते हैं, 5 CR का लोन लिया, उसमें से एसेट एक्वायर कर लिया है। अच्छा, उसमें से अनपेड पोर्शन ऑफ द परचेज प्राइस ऑफ एनी टैंजिबल एसेट और गिवन ऑन हायर कंट्री, ठीक है, उसमें से हमने जो रिपेमेंट कर दी है वो 3 CR की कर दी है, तो जो बैलेंस 2 बचेगा ये मेरा अनपेड पोर्शन होगा। सिमिलरली अगर मैंने कोई उसमें से उससे कोई इंटेंजिबल एसेट करेगा तो भी जो बैलेंस अमाउंट बचेगा वो आता है। फाइनेंशियल एसेट मीन्स डेट और रिसीवेबल्स दैट इंक्लूड एनी क्लेम, डेट, मॉर्टगेज, हाइपोथेकेशन, ये सब हमारे फाइनेंशियल एसेट्स हैं। राइट, इंटरेस्ट, टाइटल, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंस कोई सा भी लिया है, ठीक है। अच्छा, एनपीए हम कई बार देख चुके हैं। एनपीए में सब कुछ नहीं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्लासीफाई हो जाना चाहिए। क्यूबीज़ हमें पता है, क्यूबीज़ वो हैं जो हमें पैसे देते हैं एआरसी को
ARC जो है ना कैन नॉट रेज फंड फ्रॉम इन्वेस्टर विच आर नॉट QB। तो QB ही हमारे कुछ क्वालिफाइड बायर्स होते हैं जो कि रेगुलेटेड होते हैं, ठीक है। सिर्फ जैसे कि कुछ FIIs हैं या कुछ डेजिग्नेटेड म्यूचुअल फंड्स, अग्रीमेंट कंपनीज, सिर्फ यही हमारे मतलब बड़े बड़े लोग। ऑब्वियसली 300-400 करोड़ का लोन लेने के पैसे दे रहा है तो वो क्वालिफाइड बायर ही होगा, ठीक है। ऑब्लाइजर मतलब इनिशियल, मतलब जो हु इज़ ऑब्लाइज टू पे द इनिशियल लोन, ऑब्लाइजर। ओरिजिनेटर मतलब जिसने लोन दिया है। फिर उसके बाद सिक्योरिटाइजेशन, ऐसे सिक्योरिटाइजेशन बढ़ते हैं, मीन्स एक्विजिशन ऑफ एनी फाइनेंशियल एसेट बाय एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी फ्रॉम एनी ओरिजिनेटर। इसका मतलब क्या है, बैंक से दिया गया लोन जिसको कि हमने, मतलब बैंक का लोन फाइनेंशियल एसेट, उसका एक्विजिशन सिक्योरिटाइजेशन, ठीक है। बाय रेजिंग फंड्स बाय ARC फ्रॉम QB के पैसों से। इन शॉर्ट ये समरी है। फिर उसके बाद सिक्योरिटी अग्रीमेंट, ऑफ कोर्स अग्रीमेंट होता है इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे कुछ रेलिवेंट नहीं। सिक्योर्ड क्रेडिटर, अच्छा हाँ ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा लोन अगर सिक्योर्ड होगा सिर्फ तभी ये एक्ट इन्वोक होगा। एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनी कंसोर्शियम और ग्रुप ऑफ बैंक्स, डिबेंचर ट्रस्टीज, ARC भी सिक्योर्ड क्रेडिटर है। डिबेंचर ट्रस्टी रजिस्टर्ड विद द बोर्ड, एनी अदर ट्रस्टी होल्डिंग सिक्योरिटीज़ ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक। तो ये सारे मेरे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं। सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्या होता है, मीन्स राइट एंड टाइटल एंड इंटरेस्ट ऑफ एनी काइंड अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 31 अपॉन प्रॉपर्टी क्रिएटेड और फेवर क्रिएटेड इंक्लूड्स। कोई भी चार्ज क्रिएट हुआ है, कोई भी राइट टाइटल इंटरेस्ट है, ये मेरा सिक्योरिटी इंटरेस्ट होता है, ठीक है। सिक्योरिटी रिसीट्स जो QBs को इशू होती हैं, ठीक है। सेक्शन 31 अभी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा छोड़ दिया, सेक्शन 31 में बाद में डिटेल में देखेंगे क्योंकि है यहाँ पर, ठीक है। अब सबसे अब नाउ वी आर स्टार्टिंग विद सेक्शन। ऊपर भी सेक्शन 2 था डेफिनेशंस का, नाउ वी विल स्टार्ट विद सेक्शन 3 टू सेक्शन 21। सेक्शन 3 सेज रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ बैंक। अच्छा, इसके रेगुलेशन के बारे में, ARC का रजिस्ट्रेशन, ARC कैसे बनेगी, ARC का रजिस्ट्रेशन होगा ओन फंड्स जिस कंपनी के होंगे 100 करोड़ अदर या फिर उससे ज़्यादा, जो जितने भी RBI ने स्पेसिफाई किया है, ठीक है। एवरी ARC शैल मेक एन एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रेशन, एवरी ARC शैल मेक रजिस्ट्रेशन टू द बैंक। कंडीशंस क्या क्या हैं, अच्छा कंडीशंस क्या हैं, अच्छा ARC कब अप्लाई कर सकती है, व्हेन इट हैज़ नॉट इनकर्ड लॉसेज इन 3 preceding financial years, व्हेन इट हैज़ मेड एडिक्वेट अरेंजमेंट्स फॉर रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एक्वायर्ड, ठीक है। अच्छा मतलब उसने अपने QBs के साथ एक अग्रीमेंट किया होना चाहिए कि मैं कैसे पैसे दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद 3 फाइनेंशियल ईयर में लॉस नहीं होना चाहिए, 100 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए, ये भी अपडेट हुआ है तो ये ध्यान रखेंगे। डायरेक्टर्स जो हैं ARC के वो प्रोफेशनल होना चाहिए, दैट एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर हैज़ नॉट बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, दैट अ स्पॉन्सर ऑफ ARC फिट एंड प्रॉपर पर्सन होना चाहिए, मतलब ठीक ठाक होना चाहिए, कुछ भी ठीक ठाक। ARC has complied with or is in position to comply with prudential norms specified by the Reserve Bank. ARC has complied with मतलब RBI के नॉर्म्स से गवर्न होना चाहिए, कंडीशन जितनी भी गाइडलाइंस हैं उसको हमें फॉलो करना चाहिए। Next is issue of certificate of registration to ARC. A certificate of registration is granted by the RBI after being satisfied of the conditions mentioned above. सर्टिफिकेट मिल जाएगा। रिक्वायरमेंट, अच्छा इसके बाद मिल जाता है तो उसके बाद अगर इनमें से कोई चेंज करना है ARC को तो उसको RBI का अप्रूवल लेना पड़ेगा। एनी सब्सिक्वेंट चेंज इन मैनेजमेंट, लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस या नेम ऑफ ARC, ठीक है। डिसीजन ऑफ RBI शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। RBI के डिसीजन जो भी होंगे इन केसेस में कहीं भी, दे विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 4, कैंसिलेशन के लिए RBI में कैंसिल सर्टिफिकेट ऑफ ARC अगर ये अपना बिजनेस करना बंद कर देती है, सीजेस टू कैरी। फिर उसके बाद सीजेस टू रिसीव, और अगर ये क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स से, क्वालिफाइड बायर से पैसे रिसीव करना बंद कर देती है या इन्वेस्टमेंट होल्ड नहीं करती। फेल टू कंप्लाई विद कंडीशंस, जिस उसको कंडीशंस पे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ था, इफ़ दे डू नॉट कंप्लाई विद एनी कंडीशंस देयर ऑन।
एट एनी टाइम फेल्स टू फुलफिल कंडीशंस रेफर टू इन क्लॉज ए टू जी, ये नीचे वाली कंडीशंस। कंप्लाई विथ आरबीआई के कोई डायरेक्शंस नहीं करती है, कंप्लाई अकाउंट्स मेंटेन नहीं करती है, सबमिट एन ऑफर और इंस्पेक्शन, ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई, ऐसा कुछ नहीं करती है। तो आरबीआई में स्पेसिफाई स्टेप्स बिफोर, अगर उसको आरबीआई को कभी भी लगता है ना कि कोई भी चीज़ प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट हो रही है और पब्लिक इंटरेस्ट हो रही है, तो वो कैंसिल कर सकते हैं, विच इज़ ऑब्वियस। अपील कर सकती है क्या? हाँ, अपील कर सकती है। एआरसी कहाँ अपील करेगी? If in case ARC is aggrieved, then it may refer an appeal within 30 days to CG with a reasonable opportunity of being heard. CG को करेगी, reasonable opportunity of being heard दिया जाएगा। It must be noted that ARC which is holding investment and whose application for grant of certificate of registration has been rejected, has been cancelled, such cancellation be deemed to be an ARC until it repays the entire investment together with the interest। अगर वही कैंसिल होता है तो ऑब्वियसली उसको अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स वापस करने पड़ेंगे, ठीक है। एक्विजिशन ऑफ राइट्स एंड इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल एसेट। अच्छा, ये बैंक से वो जो बैंक का एसेट है वो एक्वायर करेगी, तो वो उसमें क्या होता है वो बताता है मैं, सेक्शन 5। Acquiring a financial asset of any bank or financial institution, any ARC may acquire the financial asset of any bank or financial institution। बस ये बार बार यही लिखा है। अब ये कैसे कैसे एक्वायर कर सकती है, इसका भी पूरा सेक्शन है हमारे पास। थ्रू इशुएंस ऑफ बॉन्ड, डिबेंचर, सिक्योरिटी कंसिडरेशन, बैंक थ्रू एन अग्रीमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है। वील सी, बाकी ये इतना ही है, इस तरह से एक्वायर करती है, ठीक है। उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी, हमने ऊपर पढ़ा था कि स्टैम्प ड्यूटी एक्ट अमेंड हुआ है, तो क्यों अमेंड हुआ है कि इन ट्रांजैक्शंस पे स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती, और ये वाई इट हैज़ बीन डन सो दैट बैंक्स अपने ज़्यादा से ज़्यादा एनपीएस एआरसीज़ को ट्रांसफ़र करें फॉर रिकवरी प्रोसीजर्स। बस यहाँ पर ये लिखा हुआ है। इन केस वेयर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज अ लेंडर इन रिलेशन टू फाइनेंशियल एसेट एक्वायर्ड, देन सच एआरसी शैल बी डीम्ड टू बी द लेंडर। मतलब जहाँ पर भी एक्वायर हो गया वहाँ पर एआरसी विल बी डीम्ड टू बी द लेंडर, और जितने भी इंटरेस्ट, जितने भी राइट्स होंगे वो सब विल वेस्ट विद द एआरसी। ये सब क्या है हमारे, दीज आर ऑल माई एक्विजिशन ऑफ राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑन फाइनेंशियल एसेट। अच्छा, कभी कभी ना क्या होता है, हम आगे बढ़ते जाते हैं, हम भूल जाते हैं, तो हम वी आर नॉट एबल टू बाइंड इट टुगेदर। टू बाइंड इट टुगेदर, गो बैक टू द हेडिंग एंड ट्राई टू रीड इट। एक्विजिशन ऑफ राइट्स एंड इंटरेस्ट, तो हमारा ये सारी चीज़ें एक्विजिशन ऑफ राइट एंड इंटरेस्ट, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन एंड एक लीगल डॉक्यूमेंट होगा, ये भी ऑब्वियस है। पेंडिंग सूट, अपील और अनदर प्रोसीडिंग इज़ नॉट प्रोहिबिटेड। अगर कोई पेंडिंग सूट चल रहा है, इट इज़ नॉट प्रोहिबिटेड ईयर on the rate of acquisition of financial, any suit, appeal or other proceeding of whatever nature relating to said financial asset, the same shall not be abated, abate नहीं होगी, prejudicially affecting the reason of acquisition of financial asset, but the suit, appeal or other proceeding may continue prosecuted or enforced against ARC as the case may be, ठीक है। On acquisition, ARC may, with the consent of the originator, file an application before the DRT or the AT or any court in the name such application। अब उसके बाद अगर इसे कभी ARC को, मतलब पुराने अबेट नहीं होंगे, अगर इनको कोई सूट या कुछ फाइल करना है तो एप्लीकेशन जो फाइल होगी वो DRT के पास होगी, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ पेंडिंग एप्लीकेशंस टू, अच्छा अब ये हो सकता है कि एक एसेट पे कई सारी जगह एप्लीकेशन गई हो, तो मल्टीपल DRTs हो सकती हैं, तो उन केसेस के बारे में बताया गया है कि अगर मल्टीपल DRTs हैं तो वो जो पेंडिंग एप्लीकेशन हैं वो किसी एक DRT को, सिंगल DRT को ट्रांसफ़र कर दी यहाँ पर। ऑर्डर टू ट्रांसफ़र बाय अपीलेट ट्रिब्यूनल ऑन रिसीट ऑफ सच एप्लीकेशन, जो अपीलेट ट्रिब्यूनल होगा वो किसी एक DRT को, स्पेसिफिक DRT को हैंडल करने को बोल देगा। फॉर एग्जांपल, एक ही एसेट है, 5000 करोड़ की एस्टेट है, उसको अलग अलग जगह, अलग अलग लोकेशंस पे उसको मॉर्टगेज किया हुआ है, ठीक है, तो वो अलग अलग जगह लोन्स हैं उससे रिलेटेड, तो अगर वो एक ही सिक्योरिटी इंटरेस्ट है हमारा जिसके बारे में ये सब बात हो रही है, तो उसके लिए एक DRT अपॉइंट कर देगा AT, ठीक है जी। बाइंडिंग ऑर्डर, जो भी ऑर्डर होगा AT का वो सारे DRTs पे बाइंडिंग होगा।
Execution and recovery effect. ARC may file an application of the appellate tribunal having jurisdiction over DRT. ये सब वही DRT रिकवरी कैसे करेगा. नोटिस टू ऑब्लाइजर एंड डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन. ऑब्वियसली जब भी ऑब्लाइजर मतलब जिसको ये पे करना चाहिए था, जब उसको बता दिया जाएगा कि तुमको ये पे कर देना चाहिए तो अब तुम पे कर दो, क्योंकि बैंक ने तो तुमसे रिकवरी प्रोसीडिंग नहीं स्टार्ट की, बट ARC विल स्टार्ट द रिकवरी प्रोसीडिंग्स. Issue of security by raising receipts or funds by ARC. ARC may after acquisition offer security receipts to qualified buyers or institutional buyers for subscription. मतलब ऑब्वियसली वो पैसे लेगा तो वो सिक्योरिटी रिसीट्स के बदले में ही पैसे देते हैं क्यूबीज. ठीक है जी. Exemption from registration of security interest. Any security receipt issued by ARC and not creating, declaring, assigning, limiting, extinguishing any right, title, interest to or in immovable property except in so far as entities as entitles the holder of the security receipt to an individual interest afforded by the registered instrument. The transfer of security receipt shall not require compulsory registration. Measures. अच्छा, ये इम्पॉर्टेंट सेक्शन है. सेक्शन 9, मेजर्स फॉर ARC. एन ARC may provide for any one or more of the following measure for the purpose of ARC. ARC क्या क्या करेगी तो प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द बोरोवर बाय चेंज टेक ओवर. मैनेजमेंट का टेक ओवर कर लेगी. ठीक है, मैनेजमेंट टेक ओवर. सेल और लीज पार्ट ऑफ द बिजनेस. रीशेड्यूलिंग ऑफ पेमेंट ऑफ डेट. इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट. Settlement of dues payable by the borrower, taking possession, conversion of any portion of debt into shares of the company. डेट को शेयर में कन्वर्ट कर देगी तो या मैनेजमेंट ले लेगी या पे कर देगी या इन्फोर्स करा लेगी सिक्योरिटाइजेशन या रीशेड्यूल करा देगी पेमेंट्स को या सेटल कर देगी ड्यूज पेबल बाय द बोरोवर. तो ये हमारे ये ARC के मेजर्स जो वो ले सकती है. फिर उसके बाद ये हमारा चार्ट डायग्राम है, तो ये हमें याद रखना है. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड. अदर फंक्शंस ऑफ ARC. रोल ऑफ ARC क्या क्या होगा. अच्छा, अदर फंक्शंस. रोल ARC क्या क्या काम करेगी. ARC काम करेगी एज एन एजेंट फॉर एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब अभी उसको राइट ट्रांसफ़र नहीं किया है उस एसेट का, बट बैंक ने अभी अपने एजेंट की तरह अपॉइंट किया हुआ है. लाइक वैसे तो ARC इंडिविजुअली हैंडल कर सकती है उस केस को, बट अभी उसको इंडिविजुअली हैंडल करने को नहीं दिया. अभी बैंक ने उसे अपने एज एन एजेंट एक्ट करने बोला है. फिर एज अ मैनेजर बैंक ने या उसको एज अ मैनेजर अपॉइंट कर दिया है उस एसेट के रिगार्डिंग उस कंपनी में. सो दैट नो ARC शैल एक्ट एज अ मैनेजर इफ़ एक्टिंग एज सच गिव्स राइज टू पिक्यूनरी लाइबिलिटी. मतलब कोई भी मॉनेटरी लाइबिलिटी नहीं रिलेट होती है जब तक ये एक्सेप्शन है. अदरवाइज दे कैन म्यूचुअली अग्रीड है तो वो मैनेजर ऑफ दैट सिक्योर्ड एसेट ट्रीट हो सकती है. एज अ रिसीवर हमेशा कोर्ट या ट्रिब्यूनल अपॉइंट करता है कि वो एसेट को बेच के पैसे रिसीव कर सकता है. तो ये तीन चीज़ें हैं जो ARC के फंक्शंस हो सकते हैं अदर देन इट्स इंडिविजुअली होल्डिंग दैट एसेट. ये फंक्शंस ऑफ ARC इन नटशेल. ये सब सेम ही है जो अभी तक पढ़ चुके हैं. ये अभी तक का जितना पढ़ा उसका समरी चार्ट है. ये हमारा फर्स्ट चार्ट था जो हमने देखा था. फिर उसके बाद रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स. सेक्शन 11. अच्छा, डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू सिक्योरिटाइजेशन और रिकन्स्ट्रक्शन और नॉन पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट ड्यू इंक्लूडिंग इंटरेस्ट अराइजेज अमंग्स बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ARC और QB. अब ये 4 ही पार्टीज़ हैं. इन 4 पार्टीज़ के बीच में कभी डिस्प्यूट हो गया तो हमेशा ये TAAC के पास जाएगा. दी आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट. ये हमारे सिलेबस का पार्ट है. लास्ट एक्ट है. बहुत छोटा सा एक्ट है, लाइक हार्डली 20 पेजेस एंड हार्डली 25 मिनट्स. तो ये भी एक तरीके का आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होता है. तो अगर कभी भी कोई डिस्प्यूट होता है इनका तो वो कोर्ट में नहीं जाएगा, वो हमारा आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट के पास जाएगा फॉर मीडिएशन. पावर ऑफ रिजर्व बैंक टू डिटरमाइन पॉलिसी एंड इशू डायरेक्शंस. अब RBI के पास क्या क्या पावर्स हैं. पब्लिक इंटरेस्ट. RBI में डिटरमाइन अ पॉलिसी, गिव डायरेक्शंस टू ARC,
रिलेटिंग टू इनकम रिकॉग्निशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेकिंग प्रोविजन, ठीक है। बिसाइड्स RBI may give directions to ARC in particular type of financial asset of bank, financial which can be acquired, मतलब कौन कौन से financial asset acquire कर सकती है, एग्रीगेट वैल्यू कितनी एक्वायर कर सकती है, फीस कितनी चार्ज कर सकती है, एंड ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटी रिसीट्स टू क्वालिफाइड बायर्स। पावर ऑफ रिजर्व बैंक टू कॉल फॉर स्टेटमेंट एंड इन्फॉर्मेशन। RBI हमेशा कॉल कर सकती है ARC को अपने डॉक्यूमेंट्स फर्निश करने, ओबियसली गाइडिंग अथॉरिटी है तो इट कैन डू इट। पावर ऑफ रिजर्व बैंक टू कैरी आउट इंस्पेक्शन ऑडिट, ये भी करा सकती है बेशक से। RBI में फॉर द पर्पज ऑफ एक्ट कैरी आउट inspection and audit of ARC from time to time. It shall be the duty of ARC to provide assistance। तो हमें ऑडिट के जो नॉर्मल फीचर्स हैं तो वो सब हमें कराने पड़ते हैं। रिमूव, अच्छा, when an audit or inspection or otherwise RBI is satisfied that the business, अगर तो RBI, क्योंकि देखो ARC अपॉइंट होती है अगर किसी कंपनी में एज अ मैनेजमेंट, तो उसका काम ये नहीं है कि मैनेजमेंट टेक ओवर कर जाए, उसका काम ये होता है कि अपना डेट रिकवर कर ले। अगर डेट रिकवर करके बिजनेस हो चुका है, अगर ये कह रही है अगर मैनर डिट्रीमेंटल टू पब्लिक इंटरेस्ट, अगर ARC जो काम करे वो इट्स नॉट वर्किंग इन द पब्लिक इंटरेस्ट, तो वो चेयरमैन रिमूव कर सकती है, अपॉइंट कोई ऑफिसर अपॉइंट कर सकती है, या फिर प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर ऑफ रिमूवल शैल बी मेड गिविंग हिम एन अपॉर्चुनिटी, OBH दे देंगे और उसके बाद चेयरमैन को रिमूव कर देंगे। It shall be duty of every director employee of ARC to conduct and not to help in to produce before the person, provide books of accounts, ये सब सबको पता है। Okay, now we are on to page number 20, enforcement of security interest. Enforcement of security interest होता है any security interest created in favor of any secured creditor may be enforced without the intervention of court or tribunal by such creditor इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। क्योंकि बैंक हमारा सिक्योर्ड क्रेडिटर है, उसको हमें कोर्ट तक जाने की ज़रूरत नहीं है। इट कैन इन्वोक दिस पर्टिकुलर एक्ट एंड कैन मेक अ रिकवरी व्हेन बोरोवर मेक्स अ डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट ऑफ डेट। अब बोरोवर ने पे नहीं किया, सिक्योर्ड क्रेडिटर ने NPA क्लासीफाई कर दिया है, नोटिस भी दे दिया है, तो they can invoke this act। exceptions, the requirement, अच्छा इसके exceptions क्या हैं? the requirement of classification of secured debt shall not was raise fund through issue of debt securities, उसके लिए ये वाले NPA क्वालिफाई करने वाला ये नहीं होगा। अगर डिबेंचर ट्रस्टीज़ हैं, इन केस ऑफ default the debenture trustee shall be entitled to enforce security interest as a manner provided as may be accordance, जो उनका डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ होगा वो डिबेंचर ट्रस्टीज वैसे उसे करेंगे, उनको NPA वाला रूट नहीं फॉलो करना। सर्विंग ऑफ नोटिस, द नोटिस शैल सर्व्ड शैल गिव डिटेल्स ऑफ द अमाउंट पेबल बाय द बोरोवर and the secured assets intended to be enforced by the secured creditor or even for the non-payment। objection or rejection of borrower of the notice, अच्छा, on receipt of the notice the borrower makes any representation, secured creditor on consideration of the representation objection concludes that such representation or objection is not acceptable, he shall communicate the same within 15 days of receipt of such notice। अगर रीज़न कम्युनिकेट नहीं हुआ है सिक्योर्ड क्रेडिटर, एट दैट डज नॉट कन्फर एनी राइट ऑफ द बोरोवर टू प्रेफर एन एप्लीकेशन टू DRT, मतलब उसे 15 दिन के अंदर बता देना है। इन केस ऑफ फेलियर, अच्छा अब अगर बोरोवर जो अपनी लाइबिलिटी डिस्चार्ज नहीं कर पाता, उसका एसेट, ये भी इम्पॉर्टेंट है, उसका एसेट पोजेस हो जाएगा, उसका मैनेजमेंट टेक ओवर हो जाएगा, कोई एक पर्सन अपॉइंट कर सकता है टू मैनेज द सिक्योर्ड एसेट्स। रिक्वायर एट एनी टाइम इन राइटिंग हु हैज़ एक्वायर्ड एनी ऑफ द सिक्योर्ड एसेट्स फ्रॉम द बोरोवर फ्रॉम whom एनी मनी इज़ ड्यू टू पे द सिक्योर्ड क्रेडिटर, मतलब किसी और को उसे पैसे देने थे, उससे उसको ना देके उससे मेरे को ले लो, मतलब उसको किसी से पैसे मिलने वाले थे तो उससे ना लेके क्रेडिटर खुद ले लेंगे, ये बेसिक्स है। डिस्चार्ज ऑफ पेमेंट, एनी पेमेंट मेड बाय द पर्सन रेफर्ड टू इन सेक्शन 54D टू सिक्योर्ड शैल गिव अ वैलिड डिस्चार्ज वी हैड मेड पेमेंट ऑफ द बोरोवर।
Right in respect to immovable property, when the sale of immovable property for which a reserve price has been specified has been postponed for a want of bid of an amount not less than such reserve price। अच्छा ये क्या है, ARC ने कोई बिड अरेंज करवाई है, अगर उस बिड से भी कम की बिडिंग लग रही है तो जो मिनिमम बिड प्राइस हुआ होगा उस पर ARC को ही लेना पड़ेगा। तो ARC को उस पर्टिकुलर केस में उस प्राइस पे वो मूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करनी पड़ती है। परचेजर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ परचेज प्राइस शैल बी एडजस्टेड, जो भी पैसे बचेंगे वो एडजस्ट कर ली जाएगी। ठीक है। The right related to transfer of secured asset by secured creditor, any transfer of secured asset after taking possession thereof management under section this by secured creditor has been made by the owner। ऑब्वियसली पता ही चल गया, अब तो मैनेजमेंट टेक ओवर हो जाएगा, पोजीशन टेक ओवर हो जाएगा। ठीक है। रिकवरी ऑफ एक्सपेंस फ्रॉम द बोरोअर, वेयर एनी एक्शन हैज़ बीन टेकन अगेंस्ट अ बोरोअर, ऑल कॉस्ट एक्सपेंसेस, ऑब्वियसली ये सारी कॉस्ट कौन बोरोअर करेगा, कंपनी बोरो करती है। पेमेंट ऑफ ड्यूज ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर, वेयर द अमाउंट ऑफ ड्यूज ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर विद कॉस्ट इज securities shall not be transferred, अच्छा shall not be transferred by way of lease in case a step has been taken transfer therefore tendering such amount in lease, further steps to be taken। अगर कोई लीज अग्रीमेंट है ऑलरेडी कुछ एसेट से रिलेटेड तो देखा जाएगा कि वो पेमेंट ऑफ ड्यूज सिक्योर्ड क्रेडिटर कैसे कैसे हो रही है उसकी जॉइंट फाइनेंसिंग। अच्छा ये है अगर subject to provisions of IBC in case of financing of an asset by more than one secured credit, मतलब बहुत सारे बैंक से लोन लेके वो एसेट क्रिएट किया था, तो उस केस में क्या होता है कि हमें 60% क्रेडिटर्स का वोट चाहिए होता है मिनिमम, रिप्रेजेंटिंग unless 60% right is agreed upon by the secured creditor the value of outstanding, but in case of company of liquidation the amount of realized shall be distributed in accordance with 529A ऑफ द कंपनीज एक्ट कॉरस्पॉन्डिंग 326 ऑफ नए वाले एक्ट। मतलब अगर IBC लग गया है तो फिर लिक्विडेशन के प्रोविजंस फॉलो हो जाएंगे। इन केस ऑफ कंपनी बीइंग बाउंड अप और ऑन और बिहाफ आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, तो इस केस में क्या है कि अगर वो अपना राइट रिलिंक्विश कर रहा है, मतलब सिक्योर्ड क्रेडिटर अगर वो जो वाटरफॉल होती है उसमें नहीं जा रहा, मतलब कब कौन पे हो रहा है, तो वो इसकी प्रोसीड रख सकता है। ही मे रिटेन द सेल प्रोसीड ऑफ द सिक्योर्ड एसेट्स। रोल ऑफ लिक्विडेटर का, अगर ये लिक्विडेशन में चला गया, प्रोवाइडेड दैट लिक्विडेटर रिफर टू अबव शैल इंटीमेट द सिक्योर्ड क्रेडिटर ऑफ द वर्कमैन ड्यूज इन अकॉर्डेंस, इन सच केस कैन नॉट वर्कमैन ड्यूज कैन नॉट बी असर्टेन, शैल इंटीमेट द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ वर्कमैन ड्यूज, मतलब वर्कमैन ड्यूज को इन शॉर्ट प्रायोरिटाइज किया जाता है। In case of deposits of amount of workman dues by secured creditor, provided also that in case secured creditor work such shall be liable to pay the balance of workman dues entitled to receive in excess of amount if any deposited by the secured creditor to the liquidator। Furnishing of undertaking by secured creditor, provided that secured creditor shall furnish workman dues if any, मतलब वर्कमैन ड्यूज़ बेसिकली हमें पे करने ही होते हैं, सब उनको पता ही है। रिकॉर्ड डेट क्या होती है, मीन्स अ डेट अग्रीड अपॉन बाय द सिक्योर्ड क्रेडिटर रिप्रेजेंटिंग नॉट लेस देन 3/4 ऑफ वैल्यू ऑफ अमाउंट आउटस्टैंडिंग। फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर, व्हेन द ड्यूज ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर आर नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड विद द सेल प्रोसीड्स ऑफ द सिक्योर्ड एसेट, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर में फाइल एन जो अमाउंट बचेगा अगर वो नहीं रिकवर हो पा रहा है उसके लिए फिर हम DRT के पास चले जाएंगे। राइट ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर इन रिलेशन टू सिक्योर्ड एसेट, सिक्योर्ड क्रेडिटर शैल बी एंटाइटल्ड टू प्रोसीड अगेंस्ट द गारंटीज और सेल टू प्लेज एसेट विदाउट फर्स्ट टेकिंग एनी मेजर स्पेसिफिक। नो ट्रांसफर ऑफ सिक्योर्ड एसेट बाय बोरोअर, नो बोरोअर शैल आफ्टर रिसीट ऑफ नोटिस, मतलब कोई बोरोअर को नोटिस मिल गया जो हम ऊपर देख रहे थे, अगर नोटिस रिसीव हो गया उसके बाद वो एसेट को बेच नहीं सकता।
कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, ये सब सिंपल चीज़ें हैं, इसमें कुछ तो है नहीं। हाँ, मैनर एंड अच्छा ये है कि अगर टेक ओवर हो जाता है, इन केस कंपनी है तो डायरेक्टर अपॉइंट कर देंगे, अगर और कोई है तो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर देंगे। उसके बाद वो एज अ मैनेजर काम करेगा। मैनेजमेंट ऑफ बोरोअर टेकन बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर, अगर उसका बोरोअर ने मतलब मैनेजमेंट टेक ओवर हो गया है, सच बोरो इट शैल नॉट बी लॉफुल फॉर द शेयर होल्डर ऑफ सच कंपनी, मतलब उस कंपनी के शेयर होल्डर जो हैं वो ये नहीं कह सकते कि हमें ये डायरेक्टर नहीं चाहिए। वो कोई ऐसी रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकते कि पुराने वाले ओनर्स को बुलाओ और इसको हटा दो। नो प्रोसीड और वाइंडिंग अप की एप्लीकेशन भी फाइल नहीं कर सकते। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ऑब्लिगेशन ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर ऑब्लिगेशन, कोई जो जो अब मैनेजमेंट ने मतलब ARC ने अपना मैनेजमेंट अपॉइंट किया, तो जो पुराने डायरेक्टर होंगे उनको कोई कॉम्पनसेशन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। एप्लीकेशन अगेंस्ट मेजर टू रिकवर सिक्योर डेट, फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन, एनी पर्सन इंक्लूडिंग बोरोअर अग्रीव्ड, अगर कोई पर्सन अग्रीव्ड है, बोरोअर अगर अग्रीव्ड है तो वो 45 डेज़ में DRT के पास अपील फाइल कर देगा। जुरिस्डिक्शन वगैरह क्या है? होल ऑफ इंडिया, सॉरी जुरिस्डिक्शन यहाँ पर ये है कि DRT का विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन, ठीक है। रेमेडीज ऑप्टेड बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर, इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं। टाइम लिमिट फॉर डिस्पोजल, अच्छा DRT के पास कोई एप्लीकेशन जाएगी तो DRT को 4 महीने के अंदर उसे डिस्पोज ऑफ करनी है। हाँ, ये वाला पॉइंट था हमारा कि तो बोरोअर रिसाइडिंग इन, अच्छा अगर जम्मू एंड कश्मीर या लद्दाख में रिसाइड करता है तो वहाँ पर DRT को नहीं, वहाँ पर जो एप्लीकेशन जाती है वो डिस्ट्रिक्ट जज को जाती है। शैल बी मेड टू द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इन द स्टेट हैविंग जुरिस्डिक्शन। अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल और DRT सेक्शन 18 छोटा सा सेक्शन है। 30 दिन के अंदर अपील फाइल कर दो। कोई भी अग्रीव्ड है DRT को, कंडीशन फॉर अपील उसके लिए 50% का अमाउंट जो है 30 दिन के अंदर फाइल कर दो। 50% का अमाउंट डिपॉजिट करा दो। रीजंस जो है वो राइटिंग में होने चाहिए अपील के लिए, एंड अमाउंट जो है वो 25% से कम नहीं हो सकता इफ़ एट ऑल इट इज़ अप्रूव्ड। अपील टू हाई कोर्ट केसेस में अपील टू हाई कोर्ट विद इन 30 डेज़, फिर उसका अगेन वो वहाँ पर DRT नहीं एप्लीकेबल है। कैविएट क्या होता है? कैविएट होता है मतलब अगर मैं तुम्हारे बारे में किसी को शिकायत करने जा रहा हूँ तो मैं तुम्हें बता के जाऊँगा, दैट इज़ कॉल्ड अ राइट टू लॉज अ कैविएट। तो अगर हमारा कोई अग्रीमेंट है, अगर उसके बारे में आप कहीं ऊपर अपील करने जा रहे हो तो आप मुझे बता के जाओगे, दैट इज़ कॉल्ड अ कैविएट। बहुत ही टेक्निकल सा टर्म है, उसकी कोई रेलेवेंस इतनी है नहीं, छोटा सा पॉइंट है, पढ़ लेना बस। यहाँ से एग्जाम्पल है एंड वी आर डन विद द चैप्टर। ये क्वेश्चन इसके बहुत अच्छे हैं, एक बार कर लेना। इफ़ यू वांट मी टू वॉक यू थ्रू दिस क्वेश्चंस तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल बी हैप्पी टू वॉक यू थ्रू। वी आर डन विद द चैप्टर। थैंक यू सो मच।